पास फेंके पर्चे। इस साल अब तक 8 नेताओं की हत्या। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। कहा, करोड़ों परिवारों को हमारी योजनाओं का मिल रहा लाभ। विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, कुछ लोग कर रहे बांटने का काम। नया भारत, विकसित भारत, बड़ा संकल्प। बच्चा राय के घर रेड, नोट गिनने की मंगवाई गई मशीन। भारी मात्रा में कैश मिलने की सूचना। ईडी की जब्त जमीन पर बनवाया जा रहा था स्कूल। की साजिश और एनआईए का प्रहार। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे आईएसआईएस पर एक और बड़े एक्शन की। दरअसल आईएनए की छापेमारी करते हुए आईएसआईएस की साजिश को फिर से बेनकाब कर दिया है। एनआईए का बड़ा एक्शन, आईएसआईएस पर प्रहार। आईएसआईएस के नेटवर्क पर कसा शिकंजा। देश भर में आईएसआईएस की नेटवर्क का खुलासा। 40 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की रेड। आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए ने कड़ा प्रहार करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है। 44 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने सुबह सुबह छापेमारी की है। बता दें कि आईएसआईएस कॉन्स्पिरेसी मामले में एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अभी तक इस मामले में एनआईए की टीम ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली गई है। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक ये मामला आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों की तरफ से रची गई एक आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिन्होंने अलकायदा और आईएसआईएस समेत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की हिंसक चरमपंथी विचारधारा के साथ एक आतंकवादी गिरोह बनाया था। कहां-कहां हुई छापेमारी। ठाणे ग्रामीण में 31 स्थानों पर छापा। ठाणे शहर में 9 जगहों पर छापा। पुणे में 2 जगहों पर छापेमारी। मुंबई और कर्नाटक में एक जगह पर छापा। 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार। एनआईए ने छापेमारी के दौरान आतंकवादियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और विदेशी आधारित आईएसआईएस हैंडलर्स की भागीदारी के साथ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी किया है। एनआईए की जांच में भारत के अंदर आईएसआईएस की आतंकी विचारधारा का प्रचार करने वाले एक नेटवर्क का खुलासा किया गया है, जो अपने गुर्गों के जरिए भारतीय धरती पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला था। बता दें कि एनआईए ने जिस केस में छापेमारी की है, वो आईएसआईएस की विचारधारा फैलाने से जुड़ी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एजेंसी ने एक आरोपी और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर इस्लामिक संगठनों की कट्टर विचारधारा फैलाने और भारत में आतंकी संगठन बनाने का आरोप था, जो भारत में इस्लामिक शासन के मकसद के साथ कई युवाओं की भर्ती करता था। बता दें कि पकड़े गए आतंकियों से 500 जीबी मेमोरी वाले पेन ड्राइव मिले हैं। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि इन सभी आतंकियों ने अटैक के अलग अलग तरीकों से ट्रेनिंग ली थी। आतंकियों पर एनआईए का प्रहार। 5 साल में 900 से ज्यादा आतंकियों पर चोट। साल 2018 में 184 आतंकी गिरफ्तार। साल 2019 में 164 आतंकी गिरफ्तार। साल 2020 में 251 आतंकियों को पकड़ा।
साल 2021 में 186 आतंकी पकड़े गए। साल 2022 में 172 आतंकी गिरफ्तार। एनआईए भारत में आतंक और हिंसा फैलाने की आतंकवादी संगठन की योजनाओं को विफल करने के लिए लगातार एक्शन में है और लगातार जांच जारी है। इससे पहले भी एनआईए ने इस तरह की छापेमारी की जिसमें कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आज एनआईए ने एक बार फिर से आईएसआईएस पर वार किया है और एनआईए ऐसे ही लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रखने वाला है, यानी भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वेदभूषण जुड़ गए हैं, पूर्व हैं एसीपी, टीपी त्यागी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। एसीपी जी, एनआईए ने छापेमारी की, 40 से ज्यादा ठिकानों पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और यह भी बताया जा रहा है कि एक बड़ी साजिश वो कर रहे थे हमलों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की जो है पदाधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। और इसके अलावा भोपाल में आपको मैं बता दूं कि परिवर्तन शब्द का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जी वेदभूषण जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। जब मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय भी आए थे, तो मैं कनेक्ट करता हूँ इससे। शिवराज सिंह चौहान पहली बार। ठीक है टीपी त्यागी जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लौटता हूं वेदभूषण जी। टीपी त्यागी जी, एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ और साथ ही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले जिसमें वो यहूदियों का भी जिक्र किया गया, यानी कि इजराइल के लोगों पर भी हमला करने की फिराक में थे। जी, ये साजिश पहली बार तो सामने नहीं आई है। हाँ। और अभी आप ही ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2018 से लेके अब तक एक साल में 261, दूसरे में 274, तीसरे में 146, एक में 151, यानी कि 1000 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब अगर एक आतंकी गिरफ्तार होता है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ये दावा करती हैं कि हम ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उन्हें इतने आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद पूरे देश में फैले हुए आतंकियों के स्लीपर सेल के और स्लीपर सेल के हिमायतियों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जानी चाहिए थी जब 1000 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार हो गए। और उसके बाद हम ये कहें कि हमने अब एक भंडाफोड़ किया है, एक आदमी को पकड़ा है जो एक ग्रुप बना रखा था उसने यहाँ पे युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा था, रिक्रूट कर रहा था और आईएस की विचारधारा से प्रभावित था। सर, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। बिल्कुल। दरअसल में हिंदुस्तान में जो खूबसूरती है उसको हमने हिंदुस्तान की कमजोरी बना दिया। मुस्लिम कंट्रीज में भी इस्लाम के इतने फिरके या इतने सेक्ट्स नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में हैं। हमने कहा हम तो एक गुलदस्ता है, यहाँ सभी लोग हैं और उनको यहाँ बसा लिया। और अब नतीजा आपके सामने है कि जिन 15 आदमियों को या 13 आदमियों को पकड़ा गया है उनमें से सब के सब मुस्लिम हैं। क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये भी इत्तेफाक है कि एक उनमें से आदमी जो 3 बार जेल जा चुका है, जिसको आईएसआईएस की विचारधारा से की वजह से ही जेल भेजा गया, आज उसने 6 घंटे तक अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। और उसके बाद भी हम यहाँ पे कानून और जस्टिस की बात करें। सर, ये बातें अगर एक दफा हो, पहली दफा हो तो समझ में आती हैं, अगर ये बार बार हो तो इसका मतलब कि हमारा एक्शन कहीं ना कहीं माइल्ड है। We have to be very specific about it कि जो देश में है, वो जो देश में आस्था रखता है तो वो चाहे किसी भी धर्म का हो उसका स्वागत है।
लेकिन जो देश में आस्था नहीं रखता, हमने अपनी नागरिकता को जन्म के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। काश कि हमारे संविधान के अंदर नागरिकता को इस बात के ऊपर लागू कर दिया जाता कि जिन्हें इस देश में आस्था होगी उन्हें इसका नागरिक बनाया जाएगा। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जब इसको बार बार सुनते हैं, कहते हैं कि उनके कनेक्शन पीएफआई से भी थे। अब ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सारी पूरी दुनिया ने देखा है, भारत ने देखा है कि इन्होंने बाकायदा केरला के अंदर एक लंबा मार्च निकालकर वर्दी के अंदर हथियार हाथ में लेके ये नारे लगाए थे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अल्लाह कहना होगा। उसको बैन भी कर दिया गया, लेकिन बैन करने के बाद में भी आज हमारे देश में ऐसी भी स्थिति आई कि राजस्थान में फिर उनको अलाउ किया गया कि वो प्रोसेशन निकाले। अब जब इस किस्म की चीजें हैं तो कुछ ना कुछ लोग तो इसका फायदा उठाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि एक समय आ गया है, अब हमारे सेंट्रल नेतृत्व को इस मामले में जीरो टॉलरेंस अख्तियार करते हुए देश के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को, छोटा हो या बड़ा हो, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें। हमारे साथ में ये एसीपी साहब बैठे हैं, क्या मुचल के नहीं भरे जाते? अगर एक आदमी को एक दफे पकड़ा गया और मान लो छोड़ भी दिया गया, तो छोड़ने के बाद में मुचल के लगा दिए जाए कि वो आदमी हर 10वें दिन या 15वें दिन थाने में आके अपनी हाजिरी देगा, तो आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। रास्ते हैं, किया जाना चाहिए था। बिल्कुल टीपी त्यागी जी, बिल्कुल। वेदभूषण जी, क्या ये हमारी एजेंसियों की नाकामियां हैं कि अगर 2018 के बाद भी 900 के आसपास अगर आतंकी पकड़े जा रहे हैं और फिर भी हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं आ पा रहे हैं और हम उनका अगर पूरी तरह से उनको नेस्तनाबूद नहीं कर पा रहे हैं? जो आईएसआई जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ये इराक और सीरिया से ऑपरेटेड है। बगदादी जो मारा गया था, उसके बाद में पूरा वर्ल्ड के अंदर इनके एजेंट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर रिक्रूट करते हैं, चाहे इंडिया है चाहे अमेरिका है, कि हर जगह इनके जो आदमी है वो रिक्रूटमेंट का तरीका है। सेल्फ स्टाइल्ड खलीफे हैं इनके अपने, जिनका काम है इस्लामिक स्टेट को तैयार करना। वहाँ के जो नए यंगस्टर्स हैं, बेरोजगार मुस्लिम लड़के हैं, उनको ट्रेन करना, जंगलों में ले जाना, किस तरह से हथियारों की ट्रेनिंग की जाए, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कैसे बनाए जाए, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, क्या टाइम मुफीद रहेगा, वो तमाम जो ट्रेनिंग है वो टाइम एंड अगेन चलती रहती है। ये चूहा बिल्ली का खेल है। अब ये पूरे दुनिया के अंदर ये नेटवर्क इनका चल रहा है। तो इसी क्रम के अंदर जो एनआईए स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी इसीलिए बनाई थी सरकार ने कि इन पर नकेल लगाई जा सके। इससे पहले आपको याद होगा सीबीआई या लोकल पुलिस पे हमें डिपेंड करना पड़ता था, परंतु जब से एनआईए बनी है लगातार उनके ऑपरेशंस लार्ज स्केल पर ऑपरेशंस होते हैं। पीएफआई के ऑपरेशंस आपने देखे, आज जो ऑपरेशंस हुए हैं इसमें आप देखिए कि करीब 80 गाड़ियां रेड में थी और 500 से ऊपर पुलिस ऑफिसर उसमें रेड के अंदर थे। अर्ली नाइट से रेड अभी तक चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। अभी तमाम जो चीजें हैं उनसे रिकवरी हुई है और सारे चीजें हैं। अभी और बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा और आने वाले टाइम में रेड्स होंगी। ये एक लगातार प्रोसेस है। कैसे इनको एलिमिनेट किया जाए, इनको खत्म किया जाए, इनको किस तरह से समूल नष्ट किया जाए, इनके आर्थिक जो कनेक्शंस है उनको कैसे डिस्कनेक्ट किया जाए। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इराक सीरिया से जहां ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर उनकी अपनी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अब इस टाइम मिडिल ईस्ट के अंदर बंटवारा हो चुका है एक तरह से। जब से ये वार हुई है रशिया यूक्रेन की और इजराइल और पीएफआई हमास की, जब से ये वार चल रही है तब से मिडिल ईस्ट कंट्रीज डिवाइड हो चुका है। कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इनका खात्मा हो, कुछ लोग इनको सपोर्ट करने के, कुछ कंट्रीज इनके लिए फेवर में खड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीजें, ये इंटरनेशनल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इसको आसान करने के इतना आसान नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं कि इंडिया तुरंत इसको एलिमिनेट कर सकता है, क्योंकि इनकी जड़ें हिंदुस्तान से बाहर हैं। तो वहां पर हमारा नेटवर्क नहीं है, ना हम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है कि वहां से जो कनेक्टेड लोग हैं जो इंडिया से
यूथ चले गए हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर, उनको लाना अपने आप प्रक्रिया है। अब जो ये पकड़े गए हैं, जो अभी एक नाम आ रहा है आपके सामने, एक लड़के का नाम आ रहा है, आसिफ नाम आ रहा है, आजिब मजीद नाम आ रहा है, शकील नाजिन आ रहा है, ये तमाम जो लोग हैं ये पहले वहां से ट्रेंड होकर आए और तब उनको जब दिल्ली में अरेस्ट किया है NIA ने, तो उनकी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद अब जो रेड हुई है उन्हीं के आधार पर रेड हुई है। तो ये एक प्रक्रिया है। जो लड़के 15 डिटेन या अरेस्ट किए जाएंगे, उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। हो सकता है आने वाले टाइम में इस तरह की और भी रेड्स आपको दूसरे स्टेट में देखने मिले। अभी फिलहाल पुणे में, महाराष्ट्र के अंदर और तमाम जगह पर, कर्नाटक के अंदर रेड्स कंटिन्यू है। तो अभी और उम्मीद कीजिए कि शायद और इस तरह के जो अरेस्ट किए। बिल्कुल मोहित जी, सारे के सारे नाम एक ही धर्म से, एक ही वर्ग से आते हैं। जितने भी 15 लोग गिरफ्तार किए गए, फिर किस तरफ इशारा है ये? ये जो है एक वर्ग से और एक मजहब के लोग हैं, किंतु इसमें कहीं ना कहीं मेन चीज है कि आप देखिए कि राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं हमारी, वो अच्छा काम कर रही है, मगर इसमें स्टेट जो है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है भारत की, उनको भी इसमें सजग रहने की जरूरत है। मैं तो पहले पिछले प्रोग्राम्स में भी बोल रहा हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है, वहां से भी ISI जो है उसके नेटवर्क फैले हुए पूरे देश में, और दूसरी तरफ अब ISIS के भी देखिए लोग पकड़े गए हैं। तो इसमें जो पुलिस है उसको भी आम जनता के साथ घुल मिल के रहना चाहिए, भ्रष्टाचार पे लगाम होनी चाहिए, ताकि जो इस तरीके के जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी जो खुफिया तंत्र हमारा मजबूत है, उसकी जानकारी मिले। और ये जो एक ही मजहब के लोग जो इसमें आ रहे हैं, उसका तो सीधा देखिए शिक्षा का जब अभाव होगा और लोगों में बेरोजगारी होगी और सोशल मीडिया भी आजकल फैली, उसका फायदा उठा के ऐसे आतंकी संगठन ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। तो हम लोग तो निरंतर लोगों को जागरूक करते हैं। मैं निरंतर जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मिलकर रहना चाहिए, किंतु जो सत्य है, शांति है, अहिंसा का जो मार्ग है, उसको सबको मिलकर अपनाना होगा। जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनको आगे आना पड़ेगा, और उनको आके जो है, जैसे एक ही मजहब के लोग यहाँ पकड़े जा रहे हैं, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है राणा जी, तो मैं यही कहूंगा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आके बताना पड़ेगा कि सही इस्लाम क्या है। आज भी देखिए अरब देश भी इसमें, सऊदी अरब भी जो आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा है, तो उनको बताना पड़ेगा कि हमारा जो पवित्र स्थल जहां मक्का मदीना, वो भी आतंकवाद के विरुद्ध है, और मुस्लिम लोगों को सही गाइडेंस की आवश्यकता है कि जिससे कि वो इस तरीके के बहकावे में ना आए। मोहित जी लौटता हूं मोहित जी। टीपी त्यागी जी, 2022 से वो IT बम बनाने के लिए सामान खरीद रहे थे और बाकी जितनी भी सामग्रियां थी उन सबको खरीद रहे थे, लेकिन 2022 छोड़िए 2023 भी निकल जाता है और हमें अब आकर इन चीजों के बारे में पता लगता है, तो कुछ ना कुछ खामियां तो हमारी भी रही। क्या हम उतने एक्टिव नहीं हैं जितना होने की जरूरत है? देखिए, ये मान लेते हैं कि वो बाहर से ट्रेन होके आए, हिंदुस्तान में आ गए। पहली बात तो ये कि वो कैसे गए, और मान लीजिए आ गए, आने के बाद में उन्होंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया, जिनको रिक्रूट किया उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग कैसे दी? हवा में तो नहीं दी जा सकती। जो ट्रेनिंग थी वो कहीं ना कहीं एक एक करके तो नहीं दी जा सकती। ग्रुप दी गई होगी, कहाँ दी गई होगी? वो अर्बन एरिया में तो नहीं दी जा सकती, जंगल में दी गई होगी। अब पुणे, कोल्हापुर और सतारा, ये 3 जगह के नाम आ रहे हैं अभी तक सामने जी। अब उन जगहों में, महाराष्ट्र में बड़ा स्टेट है, जंगल की और खाली जगह की कमी नहीं है, वहां पे उन्हें इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने की ट्रेनिंग दी गई। कैसे दी गई? उसके अंदर तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्सप्लोसिव को, बूबी ट्रैप कैसे बनाना, माइन कैसे बनाना, एक्सप्लोसिव डिवाइस कैसे बनाना, वो ट्रेनिंग दी गई होगी। उस ट्रेनिंग के अंदर एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुआ होगा, उसमें आवाज हुई होगी। भाई मैं ये पूछता हूँ कि ये सब होता रहा, हमारी लोकल इंटेलिजेंस, हमारी लोकल पुलिस, उसे ये कैसे पता नहीं लगा? तो सवाल ये उठता है कि अगर पहली दफा कोई चीज होती है तो हम अपनी कमी को मान लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये प्रतिदिन होगी तो हम इसे कैसे माने? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेदभूषण जी, अब अगर वहां IT बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें बाकी चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है, हमला कैसे कैसे करना उसके लिए भी अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है,
और सबसे बड़ी बात यह कि पुणे में, कोल्हापुर में और सतारा के जंगल में जाकर आईटी बम को ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसके बाद भी पता नहीं लग पा रहा है हमें, हमारी एजेंसियों को। देखिए, मैंने पहले आपको कहा था ये चूहे और बिल्ली का खेल है। हाँ। ये तमाम चीजें जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती हैं, ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में या बिल्कुल आपसे तो होती नहीं। अब जो मदरसे हैं और ईदगाह है या जो इनके जो इबादत जगह है, वहां पर पुलिस का इंटेलिजेंस का घुसना आपको पता है नामुमकिन है। किस तरह की वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। मदरसे आपने देखा यूपी के अंदर कितनी बार एक्सपोज हुए मदरसों के अंदर, जब वहां पर शिक्षा ही इस चीज की दी जाएगी, वहां शिक्षा नहीं है। वहां पर शिक्षा के नाम पर और कुछ सिखाया जाता है, मजहब के नाम पर और कुछ सिखाया जाता है। वहां पर इस्लाम धर्म नहीं सिखाया जाता। वहां पर किस तरह से इस देश को एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज है कैसे की जाए, ये हिंदुस्तानी लोग जो है इसको, हिंदुस्तान को कैसे गजवाए हित का जो सपना है वो पढ़ाया जाता है। दुर्भाग्य है देश का कि इतनी लार्ज संख्या के अंदर मदरसे चल रहे हैं। तमाम जो देवबंद जैसी जगह है तमाम हिंदुस्तान में, पूरे कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यूपी, बिहार, दिल्ली, इवन वहां पर इस तरह की चीजें चल रही हैं, और वो इतने सीक्रेट और इतने तरह उसको भेद पाना एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल है। और आपने जब वो अटैक करती है सरकारें आपने मदरसों पर, यूपी में सरकारों ने वहां पर एक्शन लेना शुरू किया, तो किस तरह से लोग बिलबिलाए, किस तरह से उनके लगा के धर्म इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ कोई नहीं है। वेदभूषण जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका परमानेंट इलाज क्या होगा। त्यागी जी ने भी यही कहा है कि हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, पर आप इस्लाम की अच्छी चीजों से अवगत कराएं, ना कि आप मदरसों के अंदर एक जहर उनको आप पिला रहे हैं। वेदभूषण जी, इसका आखिर परमानेंट इलाज क्या है, कैसे इनको रोका जा सकता है? देखिए, इलाज तो निकल आया है अभी धीरे धीरे, क्योंकि बीमारी बहुत लंबी है, बड़ी पुरानी बीमारी है। इसका इलाज होने में टाइम लगेगा। आपने देखा यूपी के अंदर उसका इलाज निकल आया ना, बुलडोजर का इलाज निकला, मदरसों का इलाज निकला, धीरे धीरे इलाज हो रहा है। इंजेक्शन थोड़ा कड़वा होता है तो उसका देने में तकलीफ भी आती है और समय भी लगता है। इलाज तो होना शुरू हो गया है, बिल्कुल टाइम लगेगा। आप 70 साल पुरानी बीमारी को आप 2-3 साल में निकाल के फेंकना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, पर अब इलाज होना शुरू हो गया। एनआईए का जो एक्शन है, 500 आदमी रेड कर रहे हैं, इसी क्रम के अंदर इसको देखा जाए तो इलाज होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे आप इंतजार कीजिए, ये सब चीजें कंट्रोल में आएंगी एक दिन। बिल्कुल मोहित शुक्ला जी, परमानेंट इलाज की जरूरत है, और वो इलाज क्या है? इस्लाम के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो फिर कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए, या इन आरोपियों को क्या सजा दी जाए? देखिए, हम लोग इस्लाम के खिलाफ नहीं मगर आतंकवाद के खिलाफ हैं। और अभी आपने देखा हमास ने कितनी बेदर्दी से इजराइल पर महिलाओं बच्चों का कत्ल किया, और जब इजराइल ने उनके ऊपर हमला किया तो भी पूरा विश्व में हाहाकार मच रहा था कि देखिए महिलाएं मर रही, बच्चे आज भी मर रहे वहां पे। तो महाभारत का सार यही है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। मैं तो सभी जो आतंकी संगठन से यही कहूंगा कि कोई भी देश की आर्मी कमजोर नहीं है। वहां के जो सशक्त सेना बल है, जब वो कार्रवाई करती है तब आप रोते हैं कि देखिए महिलाएं मर रही, बच्चे, और जब आप महिलाओं बच्चों को मारते हैं तब अच्छा लगता है आपको, तब आप ताली बजाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं। और जब आपके यहाँ ऊपर हमला होता है तब पूरा जो है आप रोते हैं कि देखिए हमारे बच्चे महिलाएं मर रहे हैं, सेना हमारे पर अत्याचार कर रही है। किसी भी देश की सेना हो, सेना जो है तो कार्रवाई करेगी, और आप कहाँ छिपते हैं तब? महिलाओं के पीछे छिपते, बच्चों के पीछे छिपते, हॉस्पिटल के नीचे सुरंग बना के रहते हैं। तो आपके अंदर अगर आपको युद्ध ही लड़ना है, अगर आपको गजवाए हिंद करना है, तो आप आमने सामने की लड़ाई लड़िए सेना से। जैसा कि आपके पहले भी जो है विदेशी आक्रमणकारी भारत में लड़े तो आमने सामने युद्ध करते थे। वो इस तरह नहीं करते थे कि हॉस्पिटल के नीचे छिप जाए, महिलाओं के पीछे छिप जाए, छिप के स्लीपर सेल के रूप में आप काम कर रहे हैं। क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो दोनों तरफ से लोग मरेंगे। इसलिए अगर आप युद्ध करेंगे, गजवाए हिंद का नारा लगा के सोचे इस्लामीकरण कर युद्ध के आधार पर करे, तो युद्ध के लिए मेरी राय की है कि ऐसा व्यवहार ना करें। मेरी अपील है हमेशा, अगर आप सुख शांति चाहते दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, लास्ट कमेंट जी। इसका इलाज धर्म गुरु है, यही मोहित गुप्ता जी इलाज है। दरअसल में क्या बताया जाता है, दया, क्षमा, करुणा, याचना, अतिथि सत्कार, सहनशीलता। भाई साहब, ये सारी चीजें ठीक है जो आप बताते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये परिवार के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए नहीं है।
जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता 0 शून्य होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मार दिया होता मोहम्मद गौरी को तो हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। बिल्कुल तो जब राष्ट्र की सुरक्षा बिल्कुल टीपी त्यागी जी, समय बड़ा कम है और बिल्कुल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन आतंकियों का या जो स्लीपर सेल के तौर पर हिंदुस्तान में है उनका परमानेंट इलाज क्या होगा। और परमानेंट इलाज की जरूरत इसीलिए है क्योंकि सुरक्षित देश को करना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।